ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। ये बात आप लोग कई बार सुन चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस समय हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो 20 अगस्त को होने वाला है। हमने 30 प्रश्नों को दो भागों में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। जो ये 21 दिसंबर का पेपर है, इसका पार्ट 1 हो चुका है, इसके पार्ट 2 का डिस्कशन आज हम करेंगे। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो पेडागॉजी वाला सेक्शन है, जो हमारा पेडागॉजी वाला सेक्शन है, उसकी चर्चा आज हम आपसे करने चल रहे हैं। ठीक है, उसकी चर्चा आज हम आपसे करने चल रहे हैं 21 दिसंबर के पेडागॉजी वाले सेक्शन की। ठीक है, आइए देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं का मतलब होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अधिगमकर्ताओं का मतलब हमारा किससे है, एक मिनट, अधिगमकर्ताओं से कहने का मतलब हमारा किससे है, स्टूडेंट्स से है। ठीक है, ओके। तो अधिगमकर्ताओं, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ता अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। ठीक है, मतलब एक कोई क्लास है, उसमें कई जाति के समूह के लोग हैं। अब मैडम को समावेशी शिक्षा का पालन करना है। समावेशी शिक्षा आप जानते हो क्या होती है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर के चलना, सबको एक ही लाइन में लेकर चलना, मतलब किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, किसी के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। मतलब अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप उस पर सुधार करिए, चिंतन करिए, ताकि बच्चों को सीमित ना करिए। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर क्या है दूसरा, कि कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, मतलब जो बच्चों का अपना खुद का अनुभव है उसे कक्षा में बच्चों से पूछें, बच्चों से बात करें, सम्मिलित करें। ये भी सही है। ठीक है, फिर क्या है, संस्था मतलब स्कूल में समानता की मूल संस्कृति पे बल देके, मतलब सबको एक समान मानना, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करना, लेकिन प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है इस बात को भी समझना, लेकिन सबको इक्वली समझना, इक्वल रखना सबको, किसी के साथ भेदभाव न करना, एक ही जैसा व्यवहार सबके साथ करना, जैसी मूल संस्कृति पे बल देना। ठीक है सर, ये भी सही है। छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें। मानकीय मतलब जो दिया गया पाठ्यक्रम है। आपको पता है जो NEP 2020 है वो ये कहती है कि बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए भी तैयार करना है। तो ज़्यादा हम मानकीय शब्दों को हम नेगेटिव मानते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड जो वर्ड है इसे हम गलत मानते हैं, नेगेटिव के रूप में देखते हैं, इसलिए इसे हम कट करते हैं। ठीक है, मानकीय पाठ्यक्रम में जो दिया गया पाठ्यक्रम है उसी के अनुरूप बच्चों को नहीं बनाना है, उनके व्यवहारिक जीवन को भी कक्षा में प्रवेश कराना है। तो हमारे 3 ऑप्शन सही हैं। इट मीन्स हमारा पहला वाला क्वेश्चन सही हो जाता है। क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। ठीक है, देखिए सब समावेशी से प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न हैं वो कहाँ से आपसे पूछे जा रहे हैं, समावेशी से। एक दृष्टिबाधित छात्र है एक समावेशी कक्षा में, इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। समायोजन का मतलब कैसे एडजस्ट करेंगे उस दृष्टिबाधित बालकों को, किस बालक को किस प्रकार उसे निर्देश देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, पहला है विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण दे के। जब दृष्टिबाधित है तो उसे बहुत चीज़ें दिखा तो आप नहीं सकते हो, तो ये गलत हो गया। मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करा के, मतलब छोटे छोटे अक्षरों में जो लिखी होती हैं, ऐसे भी आपको नहीं करना है। त्रिविमीन नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, मतलब जो 3 डायमेंशनल होते हैं, जो नक्शे होते हैं जिनमें बड़े बड़े अक्षरों में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, वो चीज़ें इसके लिए कामदायक हो सकती हैं, मतलब कारगर हो सकती हैं।
छोटी मुद्रा वाली कार सीट, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा जवाब आपका सही हुआ। ठीक है, आइए अब देखिए कि एक रीना है, कक्षा में दी गई किसी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती हैं। मतलब अगर हम आपको कोई समस्या दे दें तो आप उसको कई तरीके से सोचो, आप उसको कई तरीके से उसका समाधान करने के लिए सोचिए। जब आप उसका कई तरीके से समाधान करने के लिए सोचते हैं तो ऐसी चिंतन को, ऐसे सोच को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, या इसे हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब संकीर्ण, रूढ़िवादी, गलत, और अपसारी का मतलब होता है एक ही समस्या पर कई तरीके से सोचना, एक ही समस्या पर कई समाधान सर्च करना अपसारी सोच कहलाती है, जिसे हम सृजनात्मकता भी कहते हैं। याद रखिएगा, जिसे हम सृजनात्मकता भी कहते हैं, क्रिएटिविटी भी कहते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या है? राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, डिसलेक्सिया है ना। पठन वैकल्य में शब्दों को उल्टा लिखा जाता है, लिखता वही है लेकिन आगे पीछे कर देता है। बी को डी के रूप में लिखता है। बताइए ये किसके प्राथमिक लक्षण हैं? तो ये किसके प्राथमिक लक्षण हैं? डिसलेक्सिया के, है ना। किसके प्राथमिक लक्षण हैं? डिसलेक्सिया के, जिसे हम पठन वैकल्य कहते हैं। ठीक, स्वालीनता, ऑटिज्म डिसऑर्डर जो होता है, बच्चा अपने आप में ही रहता है, किसी के साथ खेलता मिलता जुलता नहीं है, अपने आप में घोर शिकार हो जाता है। ठीक है। शैक्षिक असहायता, ऐसा नहीं कहेंगे। लेखन वैकल्य, डिस्ग्राफिया जो है वो चित्र से संबंधित है, लिखने से संबंधित है, इसे उल्टा पढ़ रहा है, लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सही कौन हो जाएगा? डिस्ग्राफिया मत लगाइएगा, ये क्या है? हमारा पठन वैकल्य है, डिसलेक्सिया है। ठीक, अक्षरों में अक्सर भ्रमित हो जाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया सही है इसमें। ओके, अब देखिए 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? एक समावेशी, देखो कितने प्रश्न आपके समावेशी से पूछे जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इस बात को कि समावेशी शिक्षा से, इंक्लूसिव एजुकेशन से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है प्रत्येक बच्चे का स्वागत, है ना। अपने जीवन में जितने भी बच्चों से आप मिलिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, सबके साथ समानता का भाव रखना, सबका अपने विद्यालय में स्वागत करना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को, जो जड़ बुद्धि के हों, दिव्यांग हों, किस प्रकार सहायता मिल सकती है? सबसे पहला क्या है? मानकीकृत। बिल्कुल, हमने आपको अभी सिखाया कि जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन होगा उसे हम बिल्कुल कट कर देंगे। सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है सर। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, प्रतिस्पर्धा को भी हम नेगेटिव शब्द में लेंगे, कहीं भी बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा हम नहीं पालेंगे। ठीक है, बच्चों के एक दूसरे के अंदर कंपटीशन की भावना, द्वंद्व की भावना, द्वेष की भावना नहीं भरनेंगे। व्यक्ति लक्ष्यों का निर्माण करना। व्यक्ति लक्ष्यों का मतलब इंडिविजुअल, एक एक, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम पुलिस बनना चाहते हो, तुम टीचर बनना चाहते हो, तो ये व्यक्तिगत लक्ष्य हो गए। तो मेरे हिसाब से पहला और तीसरा सही हो जाएगा। इसमें पहला और तीसरा कहीं है, सी नंबर पे आपका पहला और तीसरा आ जाता है। आइए 21 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? देखो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया संरचनावादी। ठीक है, एक शब्द संरचनावादी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। संरचनावादी का मतलब है जहाँ बच्चे स्वयं से सारी चीज़ें सीखें, अपने अनुभवों को साझा करें, है ना। आइए कि केवल किताब पे डिपेंड ना हो। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? निष्क्रिय प्राणी के रूप में? नहीं, बच्चे स्वयं से सब कुछ कर रहे हैं। छोटे वयस्कों के रूप में? नहीं। ठीक है, दुष्ट जीव के रूप में, है ना। फिर क्या है? अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए हुए, है ना। हम बच्चे जब खुद से चीज़ों को सर्च करते हैं, खोजते हैं, ज्ञान समझ जानकारी विकसित करते हैं, तो इसी को
जीन पियाजे ने संरचनावादी स्टेज कहा, जो अपने पर्यावरण से जुड़कर समझते हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए 22 नंबर के प्रश्न में, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आइए उसको देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके अनुवांशिकी दोषों को किया जा सकता है। अच्छा, बच्चे अगर असफल हो गए तो हम उनके माता पिता को कह दें कि उनके माता पिता खराब हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर क्या है? बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना। ठीक है, जो हमारे स्कूल हैं, अगर उनके द्वारा बच्चों की जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं उसको अनदेखा कर दिया जाए तो बच्चे असफल हो जाते हैं। इसको सही मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं ना। ठीक है, फिर क्या है? हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? आजकल तो यही बच्चे सफल हो रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। किसी बच्चे को असमर्थ नहीं मानना है। प्रत्येक बच्चे में अलग अलग विशेषता है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बच्चे की असफलता का कारण व्यवस्था है ना, व्यवस्था द्वारा बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बच्चा फेल हो गया तो पूरे स्कूल सिस्टम को फेल माना जाता है। अगर बच्चा फेल हो गया तो पूरे स्कूल सिस्टम को क्या माना जाता है? फेल माना जाता है। ओके, आइए अब हम 23 नंबर के प्रश्न को करते हैं। क्या कह रहा है? एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 तक की कक्षाओं में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती हैं? मतलब बच्चे सीख सकें, पढ़ सकें, कैसे उसको बढ़ावा दे सकती है? मैंने आपको कहा ना, ड्रिल जैसे शब्दों को नहीं आपको करना है, प्रतिस्पर्धा जैसे शब्दों को आपको नहीं करना है। विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध है। हमने कहा ना कि नई शिक्षा नीति ये कहती है कि बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं तैयार करना है, बल्कि उनको जीवन जीने की शैली सिखानी है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चौथा भी देख लेते हैं। अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, बार बार पुरस्कार देने से उनके अंदर जो आंतरिक क्षमता होती है, आंतरिक प्रेरणा होती है कार्य करने की, वो खत्म हो जाती है। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? विषय वस्तु जो उनका पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उनके जीवन के साथ संबद्ध होना चाहिए। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संपत्तियों के साथ संबंध बनाती है। मतलब साइंस भी पढ़ा रही है और गणित को भी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन इसी को कहते हैं कि जब हम विज्ञान और गणित एक साथ पढ़ रहे हों, विज्ञान के साथ साथ हमको क्या पढ़ाया जा रहा है? गणित भी पढ़ाया जा रहा है, गणित के कॉन्सेप्ट भी सिखाए जा रहे हैं। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयक अधिगम को बढ़ावा देगा। अधिगम के स्थानांतरण का मतलब विज्ञान आता है जिसको गणित अच्छी आती है, उसका विज्ञान फिजिक्स अच्छा होता है। अंतः विषयात्मक का मतलब जब एक दूसरे पे जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा पढ़ते हैं। ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, ऐसा नहीं है। विज्ञान और गणित एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं, उसमें भी फिजिक्स में भी जोड़ घटाना, केमिस्ट्री में भी आप न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे तो गणित इसमें सहयोगी होता है। अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा? नहीं। छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा? नहीं। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब हम 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या कहता है। 7 वर्ष की आयु में बाइक चलाने की प्रक्रिया, कपड़े धोने की तह, मतलब कपड़े धुल करके अच्छे से रखना, तथा पेड़ पर चढ़ने के अनुभव, ये 3-4 बातें हैं। कोई व्यक्ति बड़ा सा है, 7 वर्ष में याद कर रहा है कि मैं क्या क्या कर रहा था, है ना? कपड़े धुल रहा था, पेड़ पे चढ़ रहा था, बाइक चला रहा था, अनुभव अपने याद कर रहा है, से संबंधित जानकारी संग्रहित है ना? एक लंबे समय की मेमोरी है, ये छोटी मेमोरी नहीं है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। हम अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। जो छोटी बातें हों कल परसों की, उसे अल्प स्मृति। सांवेदिक स्मृति जो हमारे बहुत बचपन की हों, है ना?
कार्यकारी स्मृति किसी कार्य से संबंधित। तो ये जो है हमारा ये दीर्घ, कुल मिला के आपसे अल्प अवधि स्मृति और दीर्घ अवधि स्मृति से प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको दीर्घ अवधि स्मृति लगानी है। ठीक, 26 नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन इसमें ऐसा है जो बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है, कि बच्चे गलती कर रहे हैं कि नहीं है। डी बार देखते हैं। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगर बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है, ओके, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, ये वाला तो सही है। जब हम बच्चों को पहचानते हैं, बच्चों के अंदर त्रुटियों को उनको समझाते हैं कि आप में ये गलती है, आपने यहाँ गलती की है, आपने यहाँ गलती की है, तो उनके अंदर एक अंतर्दृष्टि प्रदान होती है। ये ऑप्शन सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। थॉर्नडाइक ने बताया कि जो बच्चा पढ़ेगा वो गलती करेगा, गाड़ी चलाने वाला ही गाड़ी से गिरता है। ठीक है, तो जब बच्चा पढ़ेगा, सीखेगा, तो वो गलतियां करेगा, ये अधिगम का एक हिस्सा है, ये भी सही है। फिर क्या है, शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। उनकी जो गलतियां हैं, जैसे आप कोई गलती करो तो हम समझते हैं कि आप किस प्रकार से इसे समझ रहे हो, जहां नहीं समझ पा रहे हो वहां गलती कर रहे हो। अब आइए देखिए, यह ए नंबर देखिए, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। अच्छा, अगर हम ए ग्रेड कोई बच्चा पा गया है, कोई बच्चा बी ग्रेड, कोई सी, कोई डी, अब आप इसके आधार पर कहें कि ए वाला बहुत अच्छा है, तो फिर आप उसकी त्रुटियों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो नकल करके ए ग्रेड पाया हो। तो इससे किसी का मूल्यांकन करना ग्रेड से, अंकों से, पदों से, तो वो ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ए वाला ऑप्शन इसमें गलत है, ये सही तरीका नहीं है बच्चों को समझने का। ठीक, आइए, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंदमय एवं संतोषजनक? प्रेरणा, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आपको पता है। चाहे प्रेरणा कह लीजिए, चाहे अभिप्रेरणा कह लीजिए, मोटिवेशन कह लीजिए, ये दो प्रकार की होती है। एक को हम सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं और एक को हम नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। एक को सकारात्मक, एक को नकारात्मक। सकारात्मक को पॉजिटिव भी कहते हैं और आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम जन्मजात अभिप्रेरणा भी कहते हैं। नकारात्मक को हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं, इसे हम वातावरणीय या अर्जित अभिप्रेरणा भी कहते हैं। वातावरणीय या इसे हम अर्जित अभिप्रेरणा भी कहते हैं। क्लियर? तो अब आप देखिए कि क्या है इसमें, कहीं आंतरिक अभिप्रेरणा है। ये जो सकारात्मक आंतरिक होती है, ये हमें बहुत ज़्यादा सुख देती है, आनंदमय होती है, क्योंकि ये किसी को देखकर नहीं बल्कि स्वयं से उत्पन्न होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला आंतरिक अभिप्रेरणा हमारा सही हो जाता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं। अगर कोई शिक्षक है, आपसे बड़ी उम्मीद रखा हुआ है, कोई शिक्षक आए और क्लास में आपसे ये कहे कि आप इस क्लास से हमको बड़ी उम्मीद है, इस क्लास में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो ये शिक्षक की क्या कहलाती है? अपेक्षाएं कहलाती हैं, एक्सपेक्टेशंस कहलाती हैं। इन अपेक्षाओं का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। उनके अधिगम, ठीक है, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, बिल्कुल सही है। अगर कोई टीचर सकारात्मक एनर्जी से वातावरण निर्मित करता है और बच्चों को भरोसा दिलाता है कि आप में वो चीज़ें हैं जो आप इस दुनिया को जीत सकते हो, है ना, मतलब अच्छा पेपर को अच्छे तरीके से कर सकते हो, अच्छी जॉब कर सकते हो, मतलब बच्चों को आंतरिक रूप से जगाना। ठीक है, तो हमारी जो उम्मीदें हैं वो बच्चे में सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ठीक है, फिर क्या है? अपेक्षाओं का विद्यार्थियों के अधिगम में कोई सहसंबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। जैसे कोई टीचर आके आपसे कह दे, अरे तुम नहीं कर पाओगे,
तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो आप अंदर से हिल जाएंगे, अंदर से नकारात्मक हो जाएंगे। और कोई टीचर आके पीठ थपथपाए, कोई बात नहीं, गलती एक बार होती है, दोबारा नहीं होगी। दूसरी बार गलती होने पर फिर आपसे बोले कि कोई बात नहीं, दोबारा करो, उसकी अपेक्षा जो है, उसकी जो उम्मीद है, वो आपको सकारात्मक एनर्जी देती है। सो ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। एक बार चौथा भी पढ़ लीजिए। अपेक्षाओं बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक हैं। ऐसा नहीं है केवल अपेक्षाओं से ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बल्कि और भी कई तरीके होते हैं जो बच्चे सीखते हैं। हाँ, अपेक्षा उनमें सकारात्मक पुनर्वलन का काम करता है। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाता है। अब आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा कह लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा, आ जाओ भाई जल्दी से। ओके, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, प्रतिपुष्टि को फीडबैक कहते हैं। इतनी कठिन हिंदी ना समझो, ठीक है, ऐसे समझो। मतलब अगर एक बाल केंद्रित शिक्षा है, आपको चाइल्ड सेंटर्ड क्लास बनानी है, तो कैसे बनाओगे? इन चार ऑप्शंस में से शिक्षार्थियों को उनके जो काम उन्होंने किया उसका सही फीडबैक, समय पर सही फीडबैक दे करके। ठीक है सर। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके, कट कर दीजिए, हतोत्साहित नहीं करना बल्कि प्रोत्साहित करना है। फिर क्या है? बारंबार परीक्षा लेकर, ये तो रटने वाला काम हो गया, भय की अवस्था में रखकर, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिस्पर्धा जैसे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, एक दिन मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द बता दूंगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है? ए वाला, कि समय पर अगर आप बच्चों को बता दीजिए कि आपने यहाँ गलती की है, फीडबैक दे दीजिए, तो बच्चों में ये सकारात्मक चीज़ें हैं, ये बाल केंद्रित शिक्षा हो सकती है। आइए आज का अंतिम प्रश्न करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ठीक है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये जो चार बातें दी गई हैं, कौन सी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में दी गई है? पहला है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। ओके, ठीक है। विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलेपन में वृद्धि। ठीक है। रटंत अधिगम को महत्व देना, रटने को तो बिल्कुल महत्व नहीं देती। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। विवेचनात्मक चिंतन मतलब बच्चे स्वयं से उसको सोचें, सही गलत क्या है, अपने अंदर ज्ञान और समझ विकसित करें, है ना। एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, उन गलतियों से भी वो सीखेंगे। तो इसमें रटना छोड़ करके हमें 3 सही लग रहे हैं। आइए देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या। पहला, दूसरा और चौथा, ये सी नंबर वाला आपका है, पहला, दूसरा और चौथा। ये जो पहला है ना, विद्यालय की पाठ्यचर्या में, पाठ्यचर्या मतलब होता क्या है कि जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें कुछ चैप्टर्स कम कर दिए जाएं और जीवन से जोड़कर उन्हें पढ़ाया जाए, उनके पर्यावरण से जोड़कर उन्हें पढ़ाया जाए। ज़्यादा रटंत पे आधारित ना हो, लिखने पर आधारित ना हो, बल्कि उनको समझदार बनाने की कोशिश किया जाए। ठीक है, वातावरण से जोड़कर पढ़ाया जाए, उन्हें घुमाया टहलाया जाए, जीवन से संबंधित चीज़ें उनको पढ़ाना है। हमें केवल परीक्षा के लिए नहीं तैयार करना है, बल्कि बच्चों को उनके जीवन के लिए भी हमें तैयार करना होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो 30 वाला प्रश्न भी हमारा हो गया है। आइए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये 21 तारीख का पेपर था, अब हम 22 तारीख के पेपर को लेकर के आएंगे और जल्दी से जो 15 प्रश्न हमारे चैप्टर से आते हैं उसको कर लेंगे, और जो 15 प्रश्न हैं वो हम पेडागॉजी वाले सेक्शन से कर लेंगे। ये आसान तरीका है थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 15-15 किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे भागों में पढ़ते हो, तो आपका जो मानसिक संतुलन है वो भी बना रहता है, और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि वो चीज़ें हमें समझ में भी आती हैं अच्छे से। तो 15 क्वेश्चन पार्ट 1 और 15 क्वेश्चन पार्ट 2। इसी तरीके से संस्कृत की क्लासेस आपको मिल रही हैं, EVS की क्लासेस आपको मिलेंगी, इंग्लिश की मिलेंगी, मैथ्स की मिल रही हैं, हिंदी की मिल रही हैं। आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की तरफ से कराया जा रहा है। चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, लाइक करो।
हम आपके लिए अच्छी सी मेहनत करेंगे और आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं, जैसे DSSB हो गया, यूपी में सुपर टेट हो गया या सीटेट फिर से आता है, उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।